नमस्कार दोस्तों। माइंड बूस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं लेकर आया हूँ राजस्थान करंट अफेयर की क्लास। तो इसकी शुरुआत करेंगे अपन एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। और आज का मोटिवेशनल कोट है, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है। तो दोस्तों, हौसलों को जिद्दी रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आज सबसे पहले बात करेंगे जो कल पढ़ाया था उन 5 प्रश्नों का। पहले फटाफट रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद में पढ़ेंगे आज के करंट के क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, वो है, राजस्थान के किस जिले में खड़गदा गांव के ग्रामीणों ने जन भागीदारी से मोरई नदी को पुनर्जीवित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है? तो वो है डूंगरपुर जिले में। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था को स्मार्ट गैस वितरण में आईओटी आधारित तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर की डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड RSGL। तीसरे प्रश्न की बात करूं तो वो है, राजस्थान परमाणु बिजली घर राउत भाटा की किस क्षमता वाली इकाई ने हाल ही में लगातार 226 दिन सफल संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है 200 मेगावाट की इकाई। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में आयोजित 19वीं जूनी राज्य वुशु प्रतियोगिता में कौन सा जिला ओवरऑल चैंपियन बना है? तो वो है जयपुर जिला। अब मैं बात करूं इस प्रतियोगिता की, तो ये आयोजित हुई थी बीकानेर, करनी स्टेडियम बीकानेर में। अगले प्रश्न की बात करें तो वो है, राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मार्च 2026 तक कुल कितनी गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हो चुकी है? तो उसका उत्तर हो जाएगा 11,52,000। अब शुरू करते हैं आज की क्लास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट के, उनकी चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वो है, कथन ए, कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और व्यापार के नवीन द्वार खोलेगा। इसका कारण है, ये एयरपोर्ट आधुनिक ग्रीनफील्ड अवधारणा पर आधारित है जो इसे मौजूदा हवाई अड्डों के विस्तार के बजाय एक पूर्णतः नवीन और सुनियोजित परियोजना बनाता है। अब इसके विकल्प ये दोस्तों कथन और कारण वाला प्रश्न है जो हमें एग्जाम में अभी जो वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है कथन कारणों का या फिर कथन देख करके जो प्रश्न पूछते हैं उस आधार पर बनाया गया है। तो पहला इसका ऑप्शन है, कथन ए है और कारण आर, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरे की बात करें अपन तो दूसरा ऑप्शन है, कथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथे ऑप्शन की बात करें तो ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, कथन ए और कारण आर दोनों ही सही है। अब मैं बात करूंगा ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट है उसकी। किसकी? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की। ये एयरपोर्ट दोस्तों कहाँ पर है? तो ये हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में कहाँ पर? कोटा और बूंदी। तो इसका नाम है दोस्तों कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अब मैं बात करूं इसमें आगे की, तो इसका दोस्तों अभी शिलान्यास किया गया है। क्या किया गया? शिलान्यास। वो कब किया गया? तो 7 मार्च को। कब किया गया था? 7 मार्च 2026 को। कहाँ पर किया गया? तो कोटा बूंदी क्षेत्र में। अब इसके जो शिलान्यास के ऊपर जो प्रोग्राम हुआ, कार्यक्रम, उसके अंदर कौन कौन उपस्थित है? तो अपने CM भजनलाल जी शर्मा। और कौन थे इनके साथ में? तो इनके साथ में थे लोकसभा अध्यक्ष
ओम बिड़ला जी कौन थे? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला। अगली मैं बात करूं तो एक और मंत्री इनके साथ में यहाँ पर उपस्थित थे। वो कौन थे? तो वो थे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू। कौन थे? तो के राम मोहन नायडू। ये कौन थे? तो ये थे केंद्रीय उड्डयन नागरिक मंत्री। नागरिक मंत्री। अब आगे की बात करें तो इस जो एयरपोर्ट ये बनेगा, इसकी लागत की बात करें तो लागत कितनी आएगी दोस्तों की? इसकी लागत लगभग 1507 करोड़ रुपए की लगभग लागत आएगी। लागत कितनी आएगी? तो वो आएगी 1507 करोड़ की। अब ये कितनी इसकी जो क्षेत्रफल है वो कितनी भूमि पर बनेगा? तो ये बनेगा 1100 एकड़ में। 1100 एकड़ भूमि पर ये एयरपोर्ट बनेगा। 20,000 इसकी विशेषता की बात करूं मैं तो यह 20,000 वर्ग मीटर का एक आधुनिक यात्री टर्मिनल बनाया जाएगा। और यात्री टर्मिनल वो कितना बनेगा? 20,000 वर्ग मीटर में। अगली बात करें तो इससे जो लाभ मिलेगा वो मिलेगा हाड़ौती जिलों को। किनको? हाड़ौती प्रदेशों को। अब इस अवसर पर ये जो मुख्य अतिथि उपस्थित थे तो इन्होंने और भी इनके साथ में घोषणाएं की। तो क्या क्या की? तो इन्होंने जो कोटा बूंदी के अंदर जो परवन नदी वो परियोजना है, ये कहाँ पर है? अखावत कल्ला गांव के अंदर, वहाँ पर भी। और जो बांध कार्य चल रहा है, नवनेरा बांध परियोजना। और दूसरी बात करूँ तो इन दोनों का भूमि पूजन भी किया गया, क्योंकि ये रामजल लिंक सेतु जो परियोजना है उसके भाग है। तो ये थी मुख्य बातें। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ए। कथन ए और कारण आर दोनों ही सही है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। एस लेसन द contribution of the construction of the Kota Bundi Greenfield Airport will open new avenues for tourism, employment and trade in the हाड़ौती रीजन। अब इसका पहला जो रीजन है वो आर। दिस एयरपोर्ट इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न ग्रीनफील्ड कॉन्सेप्ट मेकिंग इट ए completely innovative and well-planned project rather than an expansion of existing airports। तो ये इसके विकल्प है, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ये इसकी प्रमुख बातें। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस, ये कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बात करें तो शिलान्यास 7 मार्च को कोटा बूंदी क्षेत्र में। उपस्थिति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। लागत विस्तार 1507 करोड़ की। 1100 एकड़ भूमि पर निर्माण होगा। तकनीकी विशेषता की बात करें तो 20,000 वर्ग मीटर का आधुनिक यात्री टर्मिनल बनाया जाएगा। क्षेत्रीय लाभ की बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र के लिए पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर। अन्य जुड़ी परियोजनाएं तो इसके साथ में परवन अखावत और ननेरा परियोजना का
भी भूमि पूजन किया गया। विशेष संदर्भ की बात करें तो मुख्यमंत्री ने राम जल सेतुलिंक परियोजना और यमुना जल समझौते पर भी तेजी से काम होने का उल्लेख किया है। तो ये इस प्रश्न की होगी मुख्य बातें। और अगला प्रश्न है हमारा, वो है मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की जा रही है? तो पहला ऑप्शन झुंझुनू, दूसरा जैसलमेर, तीसरा जोधपुर और चौथा बाड़मेर। तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर। तो ये कौन थे मेजर शैतान सिंह? तो इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। बात आती है मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह मेजर शैतान सिंह दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1924 में। कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था जोधपुर के बाणासुर गांव में, बाणासुर गांव जोधपुर में। अब मैं बात करूं तो ये थे दोस्तों मेजर, आर्मी के अंदर मेजर थे और इन्होंने युद्ध लड़ा और उसमें शहीद हो गई। 1962 में भारत चीन के मध्य युद्ध हुआ और उस युद्ध में इन्होंने अपना अदम्य साहस दिखाते हुए और दुश्मनों से लड़ाई लड़ी। बहुत ही कम सैनिक थे इनके पास में, तो भी इन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी और युद्ध में शहीद हो गए। अब मैं बात करूं आगे की, तो वो बात है इनके जो याद में एक जोधपुर के अंदर बनाया जाएगा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र। क्या बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा जोधपुर में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र। अब ये प्रशिक्षण केंद्र बनाने की जो घोषणा हुई थी वो कहाँ पर हुई थी और सैनिकों से संबंधित और अन्य क्या घोषणाएं की गई? तो मैं बात करूंगा गौरव सेनानी समारोह की। किसकी? गौरव सेनानी समारोह। अब ये गौरव सेनानी समारोह हुआ था दोस्तों चूरू में। कहाँ पर? चूरू में। कब हुआ था? तो मार्च 2026 में। अब बात करें तो इसके अंदर घोषणाएं की गई। क्या घोषणा की? तो वो थी चूरू जो जिला खेल स्टेडियम है उसका नाम अब लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के नाम पर रखा जाएगा। किसके नाम पर? तो चूरू खेल स्टेडियम उसका नाम रखा जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल मेजर सगत सिंह के नाम पर। अब बात आती है ये सगत सिंह कौन थे? तो इन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया है। तो ये सगत सिंह थे 1971 भारत पाक युद्ध से संबंधित है। इन्होंने अपने अदम्य साहस का प्रयोग किया और शहीद हो गए। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों को जॉब लेटर दिए। इसके अंदर क्या दिए? जो पूर्व सैनिक थे उनको जॉब लेटर, मतलब जिन्होंने पहले सैनिक की नौकरी कर ली और फिर उनके कोटे से यहाँ दूसरी नौकरी लगे तो उनको जॉब लेटर मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया इसमें। अगली बात करूँ मैं तो सैनिकों के लिए एक एकीकृत सैनिक कल्याण
कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी, वो कहाँ पर की जाएगी, तो उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो वो बात है एकीकृत सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स की, किसकी, तो एकीकृत कल्याण सैनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये कहाँ कहाँ बनाया जाएगा, तो जो पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, युद्ध स्मारक और CSD जैसी कैंटीन, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलने के लिए ये एकीकृत कल्याण सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। तो ये कहाँ कहाँ बनेंगे, तो प्रथम चरण के अंदर दोस्तों मैं बात करूं, प्रथम चरण में, तो प्रथम चरण के अंदर जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू में इन कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। कहाँ कहाँ पर, तो जोधपुर, दूसरा टोंक, तीसरा शेरगढ़ और चौथी में बात करूं तो वो है झुंझुनू। इन 4 जगहों पर प्रथम चरण के अंदर एकीकृत कल्याण सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी और इनकी जो लागत है वो लागत कितनी आएगी, वो आएगी 36 करोड़ रुपए। 36 करोड़ की लागत से एकीकृत कल्याण सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू। अगली बात करें तो कौशल विकास के लिए दोस्तों, कौशल विकास के लिए, किसके लिए, तो कौशल विकास के लिए क्या बनाया जाएगा, तो मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र, मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो वो की जाएगी अपने जोधपुर जिले में। कहाँ पर, जोधपुर में। अब दूसरी बात करूं मैं इसके साथ में, तो वो बात है जोधपुर। इसके साथ में एक और स्थापना भी की जाएगी, तो वो स्थापना कौन सी है, तो वॉर म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। किसकी, वॉर म्यूजियम की, किसकी, वॉर म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर, तो वो की जाएगी झुंझुनू में। झुंझुनू में किसकी स्थापना की जाएगी, तो वॉर म्यूजियम की। तो ये हो गई इससे संबंधित प्रमुख बातें। तो और क्या क्या बातें, मार्च 2026 अपडेट, पूर्व सैनिक एवं रक्षी कल्याण के बारे में। गौरव सेनानी समारोह चूरू में आयोजित किया गया। घोषणा की बात करें तो चूरू के जिला खेल स्टेडियम का नाम अब लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह कर दिया। इन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया था। सम्मान की बात करें तो मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों को जॉब लेटर सौंपे और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सैनिक कल्याण, एकीकृत सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जो पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, युद्ध स्मारक, CSD कैंटीन और स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधा एक ही छत के नीचे प्रदान करना है। प्रथम चरण की बात करें 36 करोड़ की लागत से जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू में इन कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। अगली बात करें कौशल विकास केंद्र की तो जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र और झुंझुनू में वॉर म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। मानदेय एवं पेंशन की बात करें तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों को मिलने वाली पेंशन रुपये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 प्रति माह कर दी गई है। तो जो सेकंड विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, उसके अंदर जो सैनिक शहीद हुए थे या उन जिन सैनिकों ने भाग लिया था उनकी जो पेंशन है वो 10,000 से बढ़ाकर 15,000 प्रति माह कर दी गई है। मानदेय की बात करें तो विभिन्न विभागों में रेस्को के माध्यम से नियोजित पूर्व सैनिकों के मानदेय में पिछले 2 वर्षों में 20% की बढ़ोतरी की गई। RTDC बात करें राजस्थान टूरिस्ट में डेवलपमेंट
कॉरपोरेशन। तो इसकी बात करें तो इसके अंदर जो वीरांगनाएं हैं जिनके पति सैनिक थे और शहीद हो गए, तो उनकी पत्नियों को होटलों में 50% राजस्थान सरकार की जो टूरिज्म पर्यटन की जो होटलें हैं, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, तो उनकी होटलों में 50% तथा सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25% की छूट दी जाएगी। तो ये थी प्रमुख बातें। अब अगला प्रश्न है वो है मार्च 2026 में न्यूयॉर्क में आयोजित समारोह में इनमें से किसे राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर समीन शर्मा, दूसरा अशोक संचेती, तीसरी बात करूँ जुगली किशोर लड्डा, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी को। तो ये जो समारोह था उसका आयोजन कहाँ पर किया गया और किस उपलक्ष्य में किया गया, तो इसकी पूरी चर्चा अपन करते हैं। तो ये दोस्तों जो समारोह था उसका नाम था 77वां राजस्थान दिवस एवं होली मिलन स्नेह मिलन समारोह। कौन सा समारोह? 77वां राजस्थान दिवस व होली मिलन समारोह। होली मिलन समारोह। अब मैं बात करूं इस समारोह की, तो यह समारोह जो इसका आयोजन हुआ वो कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में ये आयोजन हुआ था। अब इसकी मुख्य जो बातें हैं वो बता दूं आपको। तो राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो राणा ग्रुप है, RANA राणा, पूरा नाम क्या है? तो राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये इसका पूरा नाम। इसके द्वारा जो न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास एक केंद्र है, भारतीय वाणिज्य दूतावास केंद्र, उस केंद्र के अंदर ये जो राजस्थान का जो 77वां राजस्थान दिवस होली मिलन समारोह है उसका आयोजन किया गया। अब इस आयोजन के अंदर दोस्तों कुछ घोषणाएं और कुछ अवार्ड भी दिए गए। तो घोषणा की बात करें पहले, कौन कौन सी घोषणा हुई? एक नंबर की बात करेंगे घोषणा की। तो इसके अंदर जो घोषणाएं हुई थी वो कौन कौन सी हुई थी, मैं इसकी बात कर दूंगा आयोजन की। आयोजन राणा ग्रुप द्वारा, किसके द्वारा? तो राणा ग्रुप द्वारा। अब घोषणा के अंदर सबसे पहले बात आई तो वो आई थी न्यूयॉर्क में राजस्थान भवन एवं इंडो यूएस फ्रेंडशिप सेंटर की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? तो राजस्थान भवन एवं और क्या इंडो यूएस फ्रेंडशिप सेंटर इसकी स्थापना की जाएगी। अब अगली बात करें तो वो बात है कि इस सेंटर की जो निर्माण है, इसका निर्माण, अब इस सेंटर के निर्माण के लिए मेहता जो फैमिली ट्रस्ट है वहाँ पर फैमिली ट्रस्ट है, उसने $50 मिलियन
देने की घोषणा भी इसके साथ में की है। अब इस राणा जो ग्रुप है उसके अध्यक्ष की मैं बात करूं तो उनका अध्यक्ष है, उनका नाम है प्रेम भंडारी। क्या नाम है? प्रेम भंडारी। इन्होंने इस राजस्थान भवन एंड इंडो यूएस फ्रेंडशिप सेंटर बनाने की पूरी जिम्मेदारी ली। अब इसकी विशेषता की बात करें, जो ये सेंटर बनेगा तो उसकी ये विशेषता है दोस्तों, इस सेंटर में प्रमुख बात करूं मैं तो इस जो सेंटर है उसमें राजस्थान भवन होगा, उसके अंदर योग एवं आयुर्वेद केंद्र होगा, कन्वेंशन सेंटर होगा और सीनियर्स के लिए सोशल सेंटर शामिल होगा। क्या क्या होगा? तो योग के लिए एक सेंटर होगा और दूसरी एक भवन होगा राजस्थान के लिए। तीसरी मैं बात करूं तो आयुर्वेद के लिए एक केंद्र होगा, आयुर्वेद केंद्र इसमें, इसके अंदर एक कन्वेंशन सेंटर होगा और एक होगा सीनियर के लिए सोशल सेंटर। क्या होगा? जो सीनियर है उनके लिए सोशल सेंटर होगा। तो इसके अंदर ये इन केंद्रों की स्थापना होगी। अब इसका जो उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय संस्कृति और राजस्थान की विरासत को अमेरिका में बढ़ावा देना। जो भारतीय संस्कृति है उसको अमेरिका यूएसए में बढ़ावा देना, इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य है। अब मैं बात करूंगा इस जो समारोह हुआ था उसके अंदर राजस्थान के जो हस्तियां हैं उनको, प्रमुख हस्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड भी दिया गया। तो किन किन को राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया इस समारोह? तो मैं बात करूंगा राजस्थान रत्न की। तो इसके समारोह के अंदर राजस्थान रत्न सम्मान सम्मान 2026 वितरण। तो वितरण की बात करूं मैं तो वितरण में 7 लोगों को राजस्थान रत्न सम्मान दिया गया। कितने लोगों को? 7 लोगों को। तो पहले की बात करूं मैं तो वो है डॉक्टर समीन शर्मा। कौन? डॉक्टर समीन शर्मा। दूसरे की बात करूं तो वो है डॉक्टर राज बंसल। तीसरे की बात करूं तो वो है जुगल किशोर लड्डा। चौथे की मैं बात करूं तो वो है मोहन नत्रापनी। कौन? और पांचवे की बात करूं तो उनका नाम है डॉक्टर नरिंदर कुकर। और अंतिम है 7वें, उनका नाम है अशोक संचेती। 1 2 3 4 5 और 6 हो गए दोस्तों ये। और ये 5वां बीच में रह गया था तो उनका नाम है नंद टोडी। तो ये हो गए दोस्तों 7 लोग, जिनको 7 लोगों को रत्न सम्मान, राजस्थान रत्न सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। तो ये हो गई थी इसकी प्रमुख बातें। और भी क्या क्या रह गई वो अपन देखते हैं। तो 77वां राजस्थान दिवस एवं होली स्नेह मिलन समारोह आयोजन राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राणा द्वारा न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में 77वां राजस्थान दिवस एवं होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। न्यूयॉर्क यूएसए में बनेगा राजस्थान भवन एवं इंडो यूएस फ्रेंडशिप सेंटर। अब घोषणा की बात करें
तो राणा के पूर्व अध्यक्ष के मेहता और चंद्र मेहता ने मेहता फैमिली ट्रस्ट की ओर से $5 मिलियन अमेरिकी 50 करोड़ रुपए से अधिक की प्रारंभिक राशि देने की घोषणा की है। इस केंद्र और राजस्थान भवन के निर्माण की जिम्मेदारी राणा अध्यक्ष प्रेम भंडारी को सौंपी गई। केंद्र की विशेषता की बात करें तो इस केंद्र में राजस्थान भवन, योग एवं आयुर्वेद केंद्र, कन्वेंशन सेंटर, सीनियर्स के लिए सोशल सेंटर शामिल होंगे। उद्देश्य की बात करें तो भारतीय संस्कृति, राजस्थान की विरासत को अमेरिका में बढ़ावा देना। अब इस आयोजन के अंदर राजस्थान रत्न सम्मान 2026 दिया गया। तो वो किसे दिया गया? तो 7 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। समीन शर्मा प्रसिद्ध इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है। डॉक्टर नरेंद्र कुकर, डॉक्टर राजबंसल फ्लोरिडा, अशोक संचेती, जुगल किशोर लड्डा और नंद टोडी और मोहन नत्रापनी ये टीम एड के संस्थापक है। इनको विशेष सम्मान दिया गया। तो ये हो गई थी इसकी प्रमुख बातें। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में आयोजित 74वीं BN मलिक मेमोरियल ऑल इंडिया पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस ने किस टीम को 8-0 से पराजित कर अपनी दावेदारी मजबूत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़ पुलिस को। किसको? चंडीगढ़ पुलिस को। तो क्या मामला है पूरा? तो वो है 74वीं BN मलिक मेमोरियल ऑल इंडिया फुटबॉल चैंपियनशिप। इसका दोस्तों आयोजन की बात करें तो इसका जो 74वीं BN मलिक फुटबॉल पुलिस चैंपियनशिप ये पुलिस की थी दोस्तों। इसका आयोजन की बात करूँ मैं तो वो हुआ था हैदराबाद में। कहाँ पर? तो उसका आयोजन हुआ था हैदराबाद में। अब इसके जो मैच हुए थे इसके परिणाम की बात करें तो परिणाम के अंदर राजस्थान पुलिस ने चंडीगढ़ पुलिस को चंडीगढ़ पुलिस को 8-0 से हराया। किन पॉइंटों से हराया? तो अब इसकी बात करें तो राजस्थान जो टीम थी, टीम में व्यक्तिगत जो प्रदर्शन थे उसकी बात करेंगे। व्यक्तिगत प्रदर्शन के अंदर दोस्तों इस टीम का जो कप्तान था उसकी बात करें तो वो था इमरान खान। दूसरी में बात करूं तो प्रमुख स्कोरर इस टीम के अंदर प्रमुख स्कोरर कौन था? तो वो था युवराज सिंह। अगली में बात करूं तो वो था प्रबंधन दल के अंदर टीम के मैनेजर वसीम अहमद, मुख्य कोच रोशन अली। मुख्य कोच कौन थे? तो वो थे रोशन अली। सहायक कोच की बात करूं तो वो थे तरुण कुमार। कौन थे? वो थे तरुण कुमार। और फिजियो डॉक्टर की बात करें तो वो थे डॉक्टर हैदर अली। तो इनके मार्गदर्शन में दोस्तों ये टीम थी जो 74वीं मलिक फुटबॉल पुलिस प्रतियोगिता हुई थी हैदराबाद के अंदर। उसके अंदर राजस्थान पुलिस ने हरियाणा पुलिस ये चंडीगढ़ पुलिस को 8-0 से हराया। जो इसकी विशाल अंतर था ये दोस्तों। क्या था? विशाल अंतर से इस टीम को हराया। ये इसका इंग्लिश वर्जन है और ये इसकी प्रमुख बातें। 74वीं BN मलिक मेमोरियल ऑल इंडिया पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजन हैदराबाद का मैदान। मैच का परिणाम राजस्थान पुलिस चंडीगढ़ को 8-0 के विशाल अंतर से हराया। टीम का व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो कप्तान इमरान खान, प्रमुख स्कोरर युवराज सिंह, गोल
टिंकल सिंह और जयेश और गोपाल, इन्होंने सब ने 2-2 गोल और गोपाल ने 1-1 गोल किए। प्रबंधन दल की बात करें तो टीम के मैनेजर वसीम अहमद, मुख्य कोच रोशन अली, सहायक कोच तरुण कुमार और फिजियो डॉक्टर हैदर अली पठान के मार्गदर्शन में टीम का यह प्रदर्शन रहा। अब अगला प्रश्न है, वो है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के अंतर्गत कुल कितने युवाओं को स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है 50,000, दूसरा 1 लाख, तीसरा 2 लाख, चौथा 5 लाख। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 लाख। तो क्या है ये योजना? तो ये योजना मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026। अब ये योजना क्या है, इसके बारे में अपन प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। तो मैं बात करूंगा इस योजना की शुरुआत की। तो इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 15 जनवरी 2026 को। अब अगली बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है वो है दोस्तों 18 से लेकर के 45 वर्ष की आयु के जो भी युवा है उनको, जो भी 18 से 45 वर्ष की आयु के 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार दिलाने के लिए सरकार की योजना है। अवसर दिलाना। अब अगली बात करें तो इस योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों या उद्यमों की स्थापना कर सकते हैं। दूसरी बात करें तो उनका विस्तार कर सकते हैं या उनका विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा कुछ शर्तों के अनुसार इनको मार्जिन मनी और 100% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। तो वो कौन सा है? तो उसकी कुछ प्रमुख शर्तें हैं। वो शर्तें कौन सी है? तो पहली बात करूँगा मैं, वो शर्त है 8वीं से 12वीं कक्षा पास जो आवेदक है उनके लिए, आवेदक इनके लिए क्या शर्तें और क्या है ब्याज अनुदान? तो 1 नंबर पर अपन बात करेंगे वो है ब्याज अनुदान की। ब्याज अनुदान की मैं बात करूं तो मैं इसको दोस्तों इस तरह समझा दूंगा कि सभी साथ में आ जाएगी, हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। टेबल के रूप में बना देते हैं दोस्तों इसको, ताकि बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा और समझ में भी आसानी से आ जाएगा। ब्याज अनुदान की बात करें तो 8वीं और 12वीं पास कक्षा के जो आवेदक है, 8वीं 12वीं पास के जो आवेदक है उनके लिए क्या है ब्याज एवं अनुदान? तो सेवा एवं व्यापार की बात करें, सेवा एवं व्यापार में तो उनको 3 लाख तक की अधिकतम ऋण सीमा दी जाएगी। कितनी? 3.5 लाख तक की। अब इनके विनिर्माण क्षेत्र की बात करें तो विनिर्माण की बात करें तो उसके अंदर 7.5 लाख रुपए तक की अधिकतम ऋण सीमा है। ऋण सीमा, इनकी भी ऋण सीमा है। अब अगली बात करूं मैं तो वो है मार्जिन मनी। क्या है? मार्जिन
मनी की बात करूँ मैं, तो सेवा एवं मार्जिन मनी के अंदर दोस्तों वो है ऋण राशि का 10%। कितने? तो मार्जिन मनी है ऋण राशि का 10% मार्जिन मनी के रूप में दी जाएगी, लगभग रुपये 35,000 तक। 35,000 तक इसमें मार्जिन मनी दी जाएगी। ये तो हो गई 8 से लेकर के जो 12वीं पास आवेदक है उनकी बातें। अब आगे आती है दोस्तों वो है स्नातक ITI प्रमाण पत्र धारक अथवा उच्च योग्यता वाले। कौन कौन से? तो 2 नंबर पर बात आती है स्नातक या IIT धारक, या मैं बात करूं ये ITI है दोस्तों, ITI धारक। अगली बात करें तो वो है उच्च योग्यता वाले। कौन से? उच्च योग्यता की बात करें तो उसके अंदर जो ब्याज अनुदान है वो ब्याज अनुदान है दोस्तों 5 लाख तक की अधिकतम ऋण सीमा। 5 लाख रुपए तक अधिकतम ऋण सीमा। मार्जिन मनी की मैं बात करूं तो मार्जिन मनी है इसमें दोस्तों 10 लाख रुपए तक की, मार्जिन नहीं सॉरी विनिर्माण, मार्जिन बाद में आएगी, पहले आएगी विनिर्माण। तो विनिर्माण है वो है 10 लाख रुपए की अधिकतम ऋण सीमा। अब मार्जिन मनी की बात करें इसमें तो मार्जिन मनी की मैं बात करूं तो मार्जिन मनी आ जाएगी दोस्तों इसमें वो है 10%। 10% लगभग 50,000 तक, 50,000 तक। अब इस योजना के तहत एक और जो CGTMSE शुल्क है। क्या? CGTMSE शुल्क, उसके अंतर्गत भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। तो ये तो होगी थी इसकी प्रमुख मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, इसकी प्रमुख बातें। ये इसका इंग्लिश वर्जन, इसके बारे में और क्या रहेगी वो देखते हैं। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MYSY 2026 प्रारंभ 15 जनवरी 2026 से राज्य के 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के 1 लाख युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाना। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थान उद्यम की स्थापना, विविधीकरण और आधुनिकीकरण हेतु निम्नानुसार मार्जिन मनी और 100% ब्याज अनुदान प्रदान करेंगे। तो कक्षा 8 से लेकर के 12वीं पास जिन्होंने कर रखी है उन आवेदकों के लिए ब्याज की राशि है वो सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में 3.5 लाख रुपए की अधिकतम ऋण सीमा। विनिर्माण क्षेत्र की बात करें तो वो है 7.5 लाख की अधिकतम ऋण सीमा। मार्जिन मनी सहायता की बात करें तो 10% 35,000 तक। स्नातक ITI प्रमाण पत्र धारक अथवा उच्च योग्यता वालों की बात करें तो वो है ब्याज अनुदान सेवा एवं व्यापार क्षेत्र 5 लाख अधिकतम ऋण सीमा। विनिर्माण क्षेत्र की बात करें तो वो है 10 लाख अधिकतम ऋण सीमा। मार्जिन मनी की बात करें, मार्जिन मनी सहायता की, तो वो इसमें 10% 50,000 तक। CGTMSE की शुल्क प्रतिपूर्ति की बात करें तो इसके अंतर्गत देय शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये हो गई आज के प्रमुख प्रश्नों की चर्चा। आप सभी का धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और आगे की क्लास के लिए जुड़े रहना माइंड बूस्ट एकेडमी के साथ में, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना दोस्तों, और कमेंट जरूर करना।